वेरी गुड इवनिंग ऑल माय डियर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। आज अब पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर ऑफ इन्वायरमेंट लो जो कि आपकी यूजीसी नेट की यूनिट नंबर 8 है। और लास्ट जो है यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था जून 2025 में, उसमें अराउंड 6 क्वेश्चन इन्वायरमेंट लो से पूछे तो ऑब्वियसली बहुत काम की यूनिट है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है वो भी देख लेना एनवायरमेंट लॉ का। मैंने खुद ने पर्सनली सर्च करके देखा है नेट पे, कहीं कहीं इन्वायरमेंट लॉ के लिए 15 15 16 16 लेक्चर डाल रखे हैं, 45 45 मिनट के। पूरा वाटर एक्ट पढ़ा रखा है, पूरा एयर एक्ट पढ़ा रखा है, जिनमें आज तक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आए हैं उनके लिए पूरे पूरे एक्ट पढ़ा रखे हैं। तो अपना ये काम नहीं है, अपन एग्जाम की नीड के हिसाब से पढ़ेंगे, और जितना जरूरत है उतना पढ़ के हम एग्जाम को जेआरएफ को करेंगे। अगर आपने मेरी 60 डेज की स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखी है, जो कि मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा, तो आप जरूर देख लेना। 60 दिन में आप बाकायदा जेआरएफ कर सकते हो। चलो आ जाओ, टाइम वेस्ट किए बिना अपन चालू करते हैं सेकेंड लेक्चर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सबसे पहले अपन एक बार देखते हैं कि सिलेबस में अपन ने फर्स्ट लेक्चर में ये वाली चीज कवर कर ली थी। फर्स्ट लेक्चर में हमने मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट को कवर कर लिया था, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ एंड यूएन कॉन्फ्रेंसेस को कवर कर लिया था। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है, आई गेस, 30 से लेके 35%। मतलब 100 में से 10 क्वेश्चन अगर आ जाए तो तीन चार क्वेश्चन यहां से आते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है इवन 50 से लेके 60%। और मुश्किल से 5 से 10% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एनजीटी से। इसलिए इसको आज अपन ध्यान से पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजन है जो आपके एनवायरमेंट से डील करते हैं। एंड लीगल फ्रेमवर्क में आज से सबसे ज्यादा जो कुछ अगर पूछा जाता है तो वो है आपके केस लॉस। आज जो आपके मैं सामने मटेरियल लेके आया हूँ उसको फटाफट फटाफट कवर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन प्लस केस लॉस। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है मेरे को एग्जाम की नीड के हिसाब से इंपॉर्टेंट केस लॉस को छांटने में, ईयर वाइज उनको सीक्वेंस में सेट करने में, क्योंकि बहुत ज्यादा अनरिलेवेंट मटेरियल पढ़ा रखा है बहुत सारी जगह आजकल इंटरनेट के era में। कंटेंट को बनाने में जोर नहीं आता, बट रिलेवेंट कंटेंट को तरीके से कंसाइज करने में एक स्किल की जरूरत पड़ती है, जो कि हम विजुअल लो क्लासेस में ट्राई करते हैं अपनी तरफ से बेस्ट कि हम कंसाइज वे में आपको मटेरियल दे पाए। तो आ जाओ, आज पढ़ेंगे अपन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडिया। सबसे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करूंगा और उसी के साथ आपके क्वेश्चन करा दूंगा। आ जाओ आ जाओ। तो भाई सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 1972 में, याद है सबसे पहले कल कौन सी मैंने कॉन्फ्रेंस बताई थी? 1972 में प्राइम मिनिस्टर जो थी इंदिरा गांधी, उन्होंने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन अटेंड किया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अटेंडेड स्टॉक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट एट स्टॉकहोम। स्टॉकहोम क्या है? स्वीडन का कैपिटल है। उसके बाद में ये देखो, ये कब हुआ? 1972 में। उसके बाद में उन्होंने, हालांकि उसके रीजन कुछ बहुत सारे थे, 42nd अमेंडमेंट पास हुआ था। ये देखो 42nd अमेंडमेंट जो पास हुआ 1976 में, उसके वजह से दो चीज इंसर्ट हुई। ठीक है, ये बाकायदे पूछे हुए हैं, अभी के अभी क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं आपको। ध्यान रखना, इन्वायरमेंट का जिक्र आपके दोनों जगह है। आर्टिकल 48 जो कि आपकी डीपीएसपी का हिस्सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें क्या आर्टिकल 48 ए में क्या है? प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मेरी टेक्निक क्या थी? मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ाई थी, फ्यू। क्या टेक्निक है? FEW, फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। जबकि यहाँ पे मैंने टेक्निक कौन सी पढ़ाई थी कॉन्स्टिट्यूशन में? फंडामेंटल ड्यूटीज में किसका जिक्र है? क्यू के साथ साथ LR। ये क्या है सर?
प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, लेक्स एंड रिवर्स। ये देखो 51A में क्या मेंशन्ड है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. अच्छा, अब एक चीज और है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, वो है आपका आर्टिकल नंबर 253 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो क्या है? कोई भी अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है और उससे रिलेटेड अपने को लेजिस्लेशन बनाना होता है तो उसके लिए आर्टिकल 253 है, लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इसकी बदौलत ही आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मान लो 1986 का इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर्टिकल। यूजीसी नेट में कम से कम 3 से 4 बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के बेसिस पे इम्प्लीमेंट हुआ है, तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल 253। और भी बहुत सारे एक्ट है, जैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972, वाटर एक्ट है 1974, एयर एक्ट है 1981। ठीक है, ओके सर। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उससे दो चीज इंसर्ट हो गई थी। एक तो 48A हो गई थी डीपीएसपी में, 48A प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, और फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51A जी हो गया था, 51A जी, जिससे अपन ने प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ एंड लेक्स एंड रिवर्स की बात की। इसके अलावा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज और मेंशन है जो आपके पीआईक्यू में पूछी भी हुई है, इसलिए मैंने इंसर्ट भी की है। क्वेश्चन 2 पूछे हुए हैं 2020 में कि आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन्वायरमेंट का टॉपिक का हिस्सा है, अब बहुत ज्यादा साइंस में जाएगी, या इसका जिक्र कहाँ पे है, तो बस आप याद रख लेना क्योंकि पीआईक्यू में पूछा हो और नेट में रिपीट हो जाते हैं बहुत बार। कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इसका जिक्र है आपके शेड्यूल 12 में, शेड्यूल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो शेड्यूल 12 वैसे जनरली किसकी बात करता है? म्यूनसिपालिटीज की। 11 किसकी बात करता है? पंचायत की। 73 और 74th अमेंडमेंट आपको याद होगा। तो याद रखना कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो शेड्यूल 12 में है, और ड्रिंकिंग वाटर की जो चीज है वो है आपके शेड्यूल 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच लिस्ट फंक्शंस ऑफ पंचायत। ठीक है, बस इतना सा है। अब आपको मैं आ जाओ लगे हाथ क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको एहसास हो जाए कि चीजों को एग्जाम की नीड के हिसाब से करें तो अपन कितने आसानी से चीज कर सकते। आ जाओ भाई, क्वेश्चंस देख लेते हैं एंड टू एंड। एक तो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये देख लो, पहला ही आपका जून 2014 का है। अंडर विच आर्टिकल, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज इनेक्टेड? कौन सा मैंने बताया था? आर्टिकल नंबर 253, याद है ना? आर्टिकल नंबर 253। ठीक है, आ जाओ आगे और क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको एंड टू एंड। ये देखो, अब ये जो है क्वेश्चन, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी भी है एज वेल एज डीपीएसपी। आंसर क्या होगा? फोर्थ। जल्दी जल्दी में फंडामेंट ये डीपीएसपी बत करके आ जाना कि हाँ प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट डीपीएसपी नहीं, दोनों है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, आर्टिकल 48A भी है और 51A जी भी है। ठीक है, आ जाओ आगे और क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको एनवायरनमेंट के। ये देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। द टोटल फॉरेस्ट कवर इन अवर कंट्री इज फार लेस देन आइडियल मिनिमम ऑफ 1/3 ऑफ टोटल लैंड। Therefore, Parliament by 42nd Amendment to the Constitution has added two more articles to ensure improvement of environment and impose duty on every citizen। कौन से हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 48A और 51A जी। और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को यूजीसी नेट में सबसे ज्यादा पढ़ना है। लक्ष्य बैच की यही खासियत है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डेप्थ में पढ़ा है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपका इन्वायरमेंट लॉ कवर हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है।
कंपैरेटिव पब्लिक लॉ को आप समझ पाओगे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब आ जाओ आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं, और कौन से क्वेश्चन है जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये देखो, ये दो क्वेश्चन थे इसलिए डालना पड़ा। और कॉन्स्टिट्यूशन का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया था, शेड्यूल 12 में डील हुआ है। ओके, और आपका जो ड्रिंकिंग वाटर का कंसेप्ट है वो शेड्यूल 11 में डील हुआ है। शेड्यूल कौन से, 11 में डील हुआ है, इसलिए देखो कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट। अब ये एक्चुअल में तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस है, जिसको ठीक ठाक आइडिया होगा वो करके आ जाएगा। पूछ रहा है ये इन्वायरमेंट लॉ में है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब आ जाओ और एक दो। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से दिसंबर 2019 में रिपीट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द स्टेट टू अडॉप्ट द प्रोटेक्शन, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द स्टेट टू अडॉप्ट द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी एंड इम्प्रूवनिस्टिक पॉलिसी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिक्लेयर्स। स्टेट पे किस कौन ड्यूटी लगाता है, डीपीएसपी। डीपीएससी का आर्टिकल कौन सा है, 48A। 51A जी मत करके आ जाना, वो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन्स की। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन एक और है, 73। ये देखो एक क्वेश्चन फिर से दिसंबर 2023 में आपके रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 है, द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, ध्यान से पढ़ना, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड और प्लेसेस। प्लेसेस भी मेंशन कर दिया। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन सा है, 51A जी है और 48 है। और प्रोटेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, याद है ना, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड और प्लेसेस कहाँ पे मेंशन्ड है, आर्टिकल 49 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसलिए क्या आंसर हो गया, ACE। ACE फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चंस भी दिखा दिए, ये पूछे हुए क्वेश्चन है बाकायदा आपके नेट में। इसके साथ साथ अगर आप तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट की, ऑल दो आपके दिन कम बचे हैं, बट आई एम डैम श्योर लक्ष्य 4.0 बैच के साथ आप तैयारी कर सकते हो। हमारे पास सारे के सारे लेक्चर्स है, आपके नोट्स है जो आप प्रिंट ले सकते हो, पूरे की पूरी टेस्ट सीरीज है, आपके आगे की पीएचडी की हेल्प करना, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में हेल्प करना। और ये नोट्स और लेक्चर्स की बदौलत ही है कि हमारा यूजीसी नेट जून 2025 में लक्ष्य 3.0 बैच का अगर रिजल्ट देखोगे तो जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, कई बच्चों का नेट क्वालिफाई हुआ, श्रीमा का जीआरएफ हुआ है। सो इफ यू वांट, यू कैन एक्सेस लक्ष्य 4.0 बैच बाय डाउनलोडिंग विजन लो क्लासेस ऐप, और यू कैन मैसेज मी ऑन माय नंबर दिस पर्टिकुलर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने कॉन्स्टिट्यूशनल इसके प्रोविजंस देख लिए, अब अपन सीधी बात करेंगे केसेस। देखो मेरे साथ बने रहना, दो ही लेक्चर में मैं आपका 90% पूरा इन्वायरमेंट लॉ कवर करा दूंगा। जो मजे से आ रहे हैं ना। अच्छा एक चीज और यार, रात के बज रहे हैं 11, अब ये 1 घंटा मेरे को पढ़ाने लगेगा, इतनी मेहनत की, लाइक करना ना भूले, और कमेंट जरूर करें कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, आपकी क्या सजेशन है, कुछ इंप्रूवमेंट आपको चाहिए, और कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कोई भी चीज हो तो आप कमेंट। आ जाते हैं लिस्ट ऑफ केसेस में। डियर एस्पिरेंट्स, each and every case I am writing in notes is as per pattern of exam. Make sure you study them properly. कम से कम जो मैंने लिखा है वो अच्छे से पढ़ना। I have written in most concise manner possible. Cases ईयर के अकॉर्डिंग लिखे हैं to remember. ठीक है, ये नोट्स आप विजन लो क्लासेस के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। आ जाओ, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21, उसकी जब आगे आगे और ज्यादा इंटरप्रिटेशन हुई तो उससे इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस भी निकल के आया। राइट टू लाइफ की वजह से कितने सारी चीजें आ गई, राइट टू प्राइवेसी आ गई, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट आ गया, है ना, राइट टू हेल्थ आ गया। वैसे ही पूरा इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस उससे निकल के आया। अब पहला अपन विदेश का केस पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। इसको बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना उतना आप याद रख लेना, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाओगे तो भी दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि जैसे मान लो ये केस है, ट्रेल स्मेल्टर का केस है। अब ये कहीं आप और कहीं काम में नहीं लोगे ना, कोई जुडिशरी में ये चीज आएगी आपके काम में, इसलिए मेजर पॉइंट्स याद रखने हैं आप। ईयर अच्छे से याद रखना, क्रोनोलॉजी पूछी है इन्होंने बहुत बार। सबसे पहला केस है ट्रेल स्मेल्टर। अच्छा सर ये क्या है ट्रेल स्मेल्टर, देख भाई,
ये जो ट्रेल है ना, ये एक सिटी है कनाडा में। ठीक है सर। और ये जो स्मेल्टर है ना, ये कंपनी का नाम है। क्या था ये केस? इट वॉज अ ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन केस। इट वॉज अ ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन केस इन्वॉल्विंग फेडरल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एंड यूएस। केस एस्टेब्लिश्ड हार्म प्रिंसिपल इन इन्वायरमेंट लॉ, ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन। इसमें मतलब मोटा मोटा आप इतना सा याद रख लो कि क्या हुआ था। कनाडा की जो ट्रेल सिटी है, कनाडा की जो ट्रेल सिटी, वहां पे वो स्मेल्टर कंपनी थी। ठीक है। और ये जो स्मेल्टर कंपनी है, इसकी जो, ऐसे मान लो कि जो चिमनी थी उसका बहुत ज्यादा पॉल्यूशन जस्ट ये बॉर्डर टाइप पे थी, और उसकी वजह से यूएस में ये पॉल्यूशन बढ़ रहा था। जैसे मान लो कल को आप अपने राजस्थान और ये है भारत और पाकिस्तान में, राजस्थान के बॉर्डर पे ही पड़ता है पाकिस्तान, अब वहां पे आप ऐसी इंडस्ट्रीज लगा दो भयंकर भयंकर कि सारा पॉल्यूशन पाकिस्तान की तरफ होने लग जाए। तो उससे रिलेटेड ये केस था। इसमें क्या हार्म प्रिंसिपल में क्या है? नो स्टेट हैज अ राइट टू यूज और परमिट द यूज ऑफ इट्स टेरिटरी सो एज टू कॉज इंजरी बाय फ्यूम्स इन टेरिटरी ऑफ अनदर। आप इतने से याद रखना, ट्रेल स्मेल्टर केस था, वो ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन से रिलेटेड था 1940 के आसपास। ठीक है सर, हम रख लेंगे, रखोगे और क्या करोगे? जेआरएफ करना है इस बार तो रखोगे ही। ट्रेल स्मेल्टर, ये देखो ऐसे कुछ केस था, आप बस ठीक ठाक याद रखें। ये पिक्चर्स आपको इसीलिए मैं दिखाता हूँ ताकि आपको याद हो जाए कम से कम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लेना, मैंने तो नोट्स में भी लिखा है सब्सक्राइब टू विजुअल नो क्लासेस। ठीक है। अब सेकंड, अब मैं जो भी क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ आप अच्छे से याद रखना, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा इनका इंपॉर्टेंस, जो भी मैंने करवा रहा हूँ। सेकंड जो केस है आपका वो है म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दी चंद। ये ईयर अच्छे से याद रखना, 1980 का केस है। अच्छा, मैंने इसमें इतना सारे लाइन चीज लिखी है, मान लो 5 से 6 पेज में सारे केसेस। आप उसको सिर्फ 2 बार रीड करोगे ना, फिर आपको मेजर पॉइंट याद में आ जाएगा। और अगर आपको कोई चीज रटनी है ना, तो वो ईयर रटना है कि पहले ट्रेन स्मेल्टर, उसके बाद में रतलाम म्युनिसिपालिटी वाला केस है, उसके बाद में 1985 में दून वैली का केस है। ऐसे इसमें क्या हुआ था म्युनिसिपल काउंसिल में? रेजिडेंट ऑफ रतलाम फाइल्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट म्युनिसिपालिटी फॉर फेलिंग टू प्रिवेंट ओपन ड्रेन्स, स्टेगनेंट वाटर विच क्रिएटेड फॉल स्मेल्स, मॉस्किटोज, हेल्थ एजेंट्स। वहां के जो लोग थे रतलाम के, उन्होंने म्युनिसिपालिटी के अगेंस्ट केस किया कि भाई नाला खुला है, बास आ रही है, मच्छर बढ़ गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्प किया? Financial constraints cannot be an excuse. Municipal bodies have a statutory duty to provide clean environment. हालांकि भारत देश की इस मामले में बहुत दुविधा है, आपने कई बार देखा होगा, और कई तो बेचारों की डेथ भी हुई है। थोड़ी सी बारिश आती है, रोडों पे इतना पानी भर जाता है, जबकि हम 50 टाइप के टैक्स देते हैं। हर एक ऑर्डिनरी इंसान टैक्स देता है, चाहे वो डायरेक्टली इनकम टैक्स नहीं देता हो, बट बहुत सारी चीजें हैं। भाई सरकार अपने पैसे से तो चल रही है, पर इवन वी डू हैव द राइट कि हमें क्लीन इन्वायरमेंट मिले, अच्छी रोडें मिले। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई म्यूनिसिपालिटी पे कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, हमारे पास पैसे नहीं है वाली बहाना नहीं देना है, और आपको क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। ये आपके 2015 में काफी हार्ड लाइन पूछ ली थी, बट पूछी है तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। 2015 में पीवाईक्यू में है ये। जस्टिस वी आर, उसने पूछा था कि ये लाइन किसने बोली है इस केस में। अब क्या है ना, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये अब कोई नहीं पढ़ेगा, कॉमन सेंस की बात है, ये लाइन कोई नहीं पढ़ेगा। बट इनका एक ही आप सोल्यूशन कर सकते हो कि भाई एग्जाम के हिसाब से पीवाईक्यू को देख लो, ऐसी कोई लाइन है तो डायरेक्ट रख लो। इसलिए मेरे नोट्स की खासियत है कि कोई अटपटी चीज होती है ना, बिल्कुल जो इतना ज्यादा डायरेक्ट लिंक नहीं करती, उसको मैं मेंशन कर देता हूँ नोट्स में कि यहाँ पूछी हुई है। तो ये क्या है? जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर की लाइन थी इस केस में, वेयर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव फाउंड स्टैट्यूटरी एक्सप्रेशन इन डज एंड डोंट्स। कि मान लो ठीक है, राइट टू प्रोवाइड क्लीन इन्वायरमेंट एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, बाय लॉ तो एनफोर्स नहीं होता, बट ठीक है, उनको अपन ने स्टैट्यूटरी एक्सप्रेशन भी दे दिया, कानून बना दिया उनसे रिलेटेड। द कोर्ट विल नॉट सिट आइडल, कोर्ट सिर्फ बैठ के एंड अलाउ द गवर्नमेंट टू बिकम ए स्टैट्यूटरी मॉकरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। कि कोर्ट सिर्फ चुपचाप बैठ के जो सरकार है उसको एक कानून की मजाक उड़ाने वाली, मोकरी बनाने वाली, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट नहीं देखेगा। कोर्ट उस चीज को प्रॉपर एनफोर्स करेगा। लॉ विल रिलेंटलेसली एनफोर्स एंड द प्ली ऑफ पुअर फाइनेंस विल बी पुअर एलिबी व्हेन पीपल इन मिजरी
क्राई फॉर जस्टिस। अब आपको ये लाइन से कोई मतलब नहीं है, आपको सब्जेक्टिव पेपर नहीं लिखना है, बस पीवाईक्यू की ये लाइन है, इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड केस हो गया, अब आ जाओ भाई थर्ड। थर्ड केस का याद रखना है कि सर रूरल लिटिगेशन के अंदर, एंड रूरल लिटिगेशन के अंदर नाम से एक एनजीओ थी जिसने स्टेट ऑफ यूपी के अगेंस्ट केस किया था। ईयर है 1985, जिसको अपन दून वैली केस भी कहते हैं, दून घाटी थी वहां की। इसमें क्या होता है भाई, जो ये चूना पत्थर होता है ना, उसकी खदान होती है, खाने होती है, उनको बहुत ज्यादा उनकी खुदाई करते हैं ना, तो उससे लैंडस्लाइड होने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे होता है। ये देखो, ये लाइमस्टोन होती है, इनकी खुदाई होती जा रही है, होती जा रही है, उससे क्या है, कई बार लैंडस्लाइड भी हो जाता है। ये देखो, ये चूना पत्थर, इसको लाइमस्टोन क्वेरी बोलते हैं। अब ये कोई नेट से दिखाई थी मैंने, लाइमस्टोन की वजह से ही वहां पे लैंडस्लाइड हो गया। मान लो आप कोयला खोदते जा रहे हो, खोदते जा रहे हो, खोदते जा रहे हो, सडनली ऊपर से जमीन एकदम से धंस गई, वर्कर थे सारे मर गए, या फिर वहां पे और भी जो है इकोलॉजिकल इम्बेलेंस क्रिएट हो जाता है। इसलिए ये केस हुआ था, और इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, ये देख लेते हैं जल्दी से। कोर्ट ordered closure of certain queries despite loss of employment, emphasizing environmental protection over industrial benefits। सिर्फ अपने को ग्रोथ के नाम पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं चाहिए, अपने को इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है। अरे भाई, समझ में आया क्या? अब मैं बात करता हूँ नेट की लाइन की, जो 2015 में पूछी थी। इसीलिए मैंने बोला, मेरे को बहुत टाइम लगा इन नोट्स को रेडी करने में, ऑनेस्टली सेइंग बहुत टाइम लगा, बिकॉज ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई हैव बीन वट एवर इज आस्क्ड इन योर एग्जाम। पहले मैंने नेट पे देखा है, लोगों ने 15-15 वीडियोस बना रखे हैं 45-45 मिनट के, इन्वायरमेंट के, पूरा वाटर एक्ट, एयर एक्ट पढ़ा रखा है, जो इतना एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि कितना पढ़ोगे आप, कितने केसेस है इंटरनेशनल लॉ में, कितने सारे हैं हिंदू मुस्लिम लॉ में है, कॉन्स्टिट्यूशन भरा हुआ है केसेस से, तो जितना रिलेवेंट है उतना ही पढ़ना। नेट की लाइन क्या थी? बैलेंसिंग इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी अगेंस्ट इंडस्ट्रियल डिमांड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। बस आप ऐसे याद रखें। अब आ जाओ चौथे केस। चौथा केस कौन सा है सर? ये भाई आपका ओलियम गैस लीक हो गई थी, श्रीराम फूड फर्टिलाइजर जो कंपनी थी दिल्ली में, वहां पे, और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट लगाया था इस केस में। बस आप राय रख लेना कि ये एमसी, देखो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बहुत सारे केसेस आएंगे, और ये पहला केस आज अपन पढ़ रहे हैं इसमें। मैं पूरा, मेरे को याद है तो मैं सुनाऊंगा आपको, और आपको वैसे ही याद करना है। तो चौथा नंबर का केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ओलियम गैस लीक हुई थी। लीकेज ऑफ ओलियम गैस फ्रॉम श्रीराम फूड फर्टिलाइजर प्लांट्स इन दिल्ली कॉज्ड डेथ्स एंड इंजरीज। जजमेंट क्या है? एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्लेम बाय दिस कोर्ट ने ऐसे बोला, कोर्ट हेल्ड दैट एनी एंटरप्राइज which is engaged in inherently dangerous activity is absolutely liable to compensate those affected by accident। अच्छा, याद रखना, ये कौन सा केस है? ओलियम गैस लीक केस। अपन भोपाल गैस, आपके पूछा हुआ है नेट में कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी केस लीक हुई थी, वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। वहां पे भी रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी अप्लाई किया गया। भोपाल ट्रेजेडी में तो बहुत सारे लोग मरे थे, जो बच्चे सोए थे वो रात को सोए रह गए थे, ऐसी वो गैस थी खतरनाक। अच्छा, जब अपन एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो टॉर्ट्स में मैंने पढ़ाया था क्या, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट। हाँ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं एमसी मेहता वर्सेस। अच्छा, मैं आपको फोटोज दिखा दो, आपका वैसे मन नहीं लगता होगा, है ना। ये देखो, लियम गैस लीक गैस ऐसे हुई थी, इतने से में आपको याद हो जाएगा। फिर अपन भोपाल गैस ट्रेजेडी देखेंगे आगे। अब इसके आगे सर कौन सा केस इसके आगे है? एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1986 का, जिसमें बोला शिवकाशी फायरवर्क इज ए हैजर्डस वर्क। बस आप इतना याद रखना। अब सिक्स, उसके आगे कौन सा केस है? अब सबसे पहले कौन सा पढ़ा अपन ने? 86 में, 86 वाला कौन सा है? ओलियम गैस लीक केस, श्रीराम फूड फर्टिलाइजर का। फिर ये कौन सा है? तमिलनाडु वाला शिवकाशी। शिवकाशी क्या है? एक गांव का नाम। वहां पे क्या है, पटाखे और माचिस ये सब बनती थी। तो वो जो उनमें जो छोटे छोटे बच्चों को एंगेज करते थे ना, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये हैजार्डस वर्क, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये केस था। अब उसके बाद में है आपका सिक्स नंबर का केस। कौन सा नंबर का केस है? सिक्स नंबर का, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ईयर याद रखना, एमसी मेहता के बहुत सारे केसेस आएंगे। आपको मान लो क्वेश्चन पूछा है
विच केस इज केस ऑफ गंगा पोल्यूशन। अब ऑप्शन में दे दिया एमसी मैथ्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986, 1988, 1997। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि 1997 का अलग है, 86 का अलग है, 88 का अलग है, 1997 का अलग है, ताज का केस, ताजमहल का येलो होने का केस। तो आप ईयर अच्छे से याद है, ठीक है। अब है एमसी मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, गंगा पोल्यूशन का ईयर है 1988। इंडस्ट्रीज वर डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड एफ्लुएंट्स इनटू रिवर गंगा, पोल्यूटिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड किलिंग एक्वेटिक लाइफ। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा बोलते हैं ना। इंडस्ट्री अपने ग्रोथ हो रही है, कमाई हो रही है, जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं अपने फैक्ट्री में, पीछे से निकाल दो पाइप, जोड़ दो सीधा पब्लिक ड्रेनेज से, गंगा गंगा नदी में जाएगा, वहां की एक्वेटिक लाइफ खराब हो, छोटी छोटी मछलियां मरे, अपने से कोई मतलब नहीं। ऐसे था ये। जजमेंट क्या था? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड इंडस्ट्रीज टू इंस्टॉल प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट्स और फेस क्लोजर, कि भाई ये जो केमिकल रिलीज करते हो ना, इसको ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल करो, इनको सही करने के बाद रिलीज किया करो केमिकल के साथ, ठीक है। इसमें क्या बोला? इंडस्ट्रीज कैन नॉट ऑपरेट विदाउट प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट। इसके बाद में आपका वोटर एक्ट लागू कर दिया था इंडिया में 1974। आ जाओ, उसके बाद में कौन सा केस है? 1990 आ गया अपन। 1990 का बहुत डेंजर केस, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा है? भोपाल गैस ट्रेजेडी। कौन सी गैस लीक हुई? मिथाइल आइसोसाइनेट। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी अप्लाई किया था कोर्ट में। भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस है भयंकर वाला। ये देखो, 2 से लेकर 3 दिसंबर 1984 के दिन की बात है। मतलब उस दिन का केस नहीं, उस दिन ये इंसिडेंट हुआ था। भयंकर एनाटोमी पे मैन मेड डिजास्टर थे मतलब बच्चे जो सोए थे वो सोते ही रह गए, ऐसी मिथाइल आइसोसाइनेट थी ये देखो। विदेशों में इसकी बहुत सारी थेसिस लिखी हुई है, बहुत रिसर्च हुआ है। 3 दिसंबर 1984 की वो रात थी। ये देखो, अराउंड 4,000 पीपल डाइड हो गए थे और 5,58,125 इंजर्ड। ये डेटा गवर्नमेंट कम रिलीज करती है, क्योंकि रियलिटी में और ज्यादा था। वो तो अलग अलग है, पूरा गांव ही सुता का सुता रहता है। अराउंड 4,000 पीपल डाइड इन देयर स्लीप एंड ओवर 20,000 पीपल डाइड फ्रॉम रिलेटेड कंडीशंस। वन ऑफ द मोस्ट हैरिफिक डिजास्टर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। और उनको बाद में टोटल 420 मिलियन के जो कंपनसेशन दिया था यूसीसी ने, उसके हिसाब से पर फैमिली 20 से 25 हजार रुपये ही बना था, कुछ नहीं दिया था। ठीक है सर, आ जाओ अब आगे। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन देख लिया, ओके। अब अपन देखते हैं 8वां नंबर का केस। इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ईयर है 1996। सर ये क्या केस है? ये भाई बिछड़ी विलेज है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान का जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे बिछड़ी विलेज है। उस बिछड़ी विलेज में क्या था, इतनी सारी फैक्ट्रियां लगाई दबादब दबादब, और उनसे जो टॉक्सिक केमिकल और ये सब रिलीज होते थे ना, उसकी वजह से वहां का पानी पूरा कॉन्टेमिनेशन हो गया पानी का। वो पानी भैंसे पीती थी, कैटल्स पीती थी, बकरियां पीती थी, उनके भी प्रॉब्लम हो गई। और यही चीज चली, तब फाइनली ये इस एनजीओ ने, इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंटल लीगल एक्शन ने वहां पे पीआईएल फाइल की। इससे ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन, इससे कौन सा प्रिंसिपल निकल के आया था? पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, जिसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। वन हु कैरीज ऑन हैजर्डस एक्टिविटीज इज लायबल टू मेक गुड द लॉस कॉज्ड बाय, ठीक है। अच्छा, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल में मतलब क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि नॉट ओनली आप प्रिवेंटिव चीजों करोगे, रिस्टोरेशन भी करोगे, कंपनसेशन है तो वो भी करोगे। जैसे मान लो वहां पे डैमेज हो गया, अब ये नहीं है कि जिस जो लोगों को है उनको पैसे दे दिया, दैट इज वन साइड। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है
कि आप इकोलॉजिकल डैमेज जो हुआ है उसको भी सही करोगे, इन्वायरमेंट को भी लेके चलोगे, और जो कंपनसेटरी है वो भी करोगे। अब आपके आया है वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। वेलोर जो है चेन्नई में, वहां का ये केस था। इसमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ था। आप प्लीज अच्छे से याद रखना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। याद रखना, इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन भी 1996 का है, उसमें पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल आया था, और वेलोर सिटीजन्स के केस में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। इसने क्या बोला? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पोल्यूटर प्रिंसिपल आर इंटीग्रल इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस अंडर आर्टिकल। आप बस ये याद रखना कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इसके थ्रू आया था। ये भोपाल की ट्रेजेडी हो गई। आई होप आपको याद हो रहा है। देखो, ये मैंने इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन का जो केस था ना, विलेज contaminated by industrial waste has been waiting for justice for over 3 decades by स्नेहा रिचारिया, तेज प्रकाश भारद्वाज। ये देखो, उस गांव की कंडीशन थी कि वहां पे जो उनकी भैंसें और ये सब थी ना, देवी सिंह विच इज कैटल, दोज हु डिपेंड ऑन कैटल फॉर देयर लाइवलीहुड से that contaminated water has also affected the cattle and therefore milk productivity। ठीक है। अब प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या होता है, मैं आपको बता दूं। सावधानी बरतना पहले से। ये कब अप्लाई होता है? when an activity raises threats of harm to human health, precautionary measures should be taken even if some cause and effect relationship are not fully established। इसका इस ध्यान को समझना, ये बहुत काम की चीज है कि प्रिकॉशनरी का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। वो तो समझ में आ गया कि प्रिकॉशनरी का मतलब तो सावधानी बरतनी है। और क्या, जब मान लो कोई एक्टिविटी है जिसका डायरेक्ट कोज इफेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं बन रहा है। अरे मान लो अगर ऐसा हो जाए कि मैंने भी सिगरेट पी, इसने भी पी, इसने भी पी, पर ऐसा नहीं है कि एक सिगरेट पीते ही पूरा लीवर खराब हो गया, फेफड़े खराब हो गए, ऐसा नहीं होता ना। या फिर कोई एक्स वाई जेड चीज मान लो, किसी भी चीज से। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसे मान लो अगर डायरेक्ट कोज एंड इफेक्ट नहीं दिखता हो, बट ऐसा लगता हो दैट इट रेजेस द थ्रेट्स ऑफ हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, तब आपको सावधानी बरतनी है, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। ठीक है। जैसे ताजमहल जब येलो हुआ ना, उसमें भी ये प्रिंसिपल लगाया था कि जो फैक्ट्रीज पास में उनका डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि आज धुआं निकला आज येलो हो गया, बट इट रेजेस द थ्रेट ऑफ हार्म। ठीक है। अब आ गया हो एक बार फटाफट एमसी मेहता का फिर से केस आ गया 1997 का, जिसको बोलते हैं ताज ट्रेपेजियम केस। इसमें ताजमहल का येलो होना था। इंडस्ट्रीज नियर आगरा एमिटेड पोल्यूटेंट्स causing acid rain which discolored and damaged the ताजमहल मार्बल। अब ये देखो, इसमें सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आल्सो। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड polluter pays principle not only extends to compensating victims but also restoring environmental degradation caused by। अब सर ये क्यों लिखा आपने? भाई ये इसलिए लिखा है, तुमको याद नहीं होगा, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया था ये केस, और ये एग्जैक्ट लाइन आपके नेट में पूछी हुई है कि ये लाइन किस केस में एमसी में था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इसको। ठीक है। ये आपका ताजमहल का केस था, ये देखो, वाई ताजमहल स्टैंड येलो, ताजमहल का रंग क्यों बदल गया, दी ताजमहल। आ जाओ आ जाओ, बने रहो, कुछ नहीं, बस थोड़े से ही है, आज तो जल्दी हो गया, कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं हुई। आपको मैं एक बार रिवीजन करा दूं एंड फिर क्वेश्चन ही देख लेंगे अपन। हाँ, चैनल को शेयर जरूर किया करो अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहा है, ताकि सही इंफॉर्मेशन और सही गाइडेंस बच्चों तक पहुंचे। ठीक है। अब आगे केस है समंथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का, 1997। सर इतना सारे क्या लिखा है? भाई इतना सा याद रखना है कि सर समंता का एक केस था आंध्र प्रदेश का। उसमें ट्राइबल लोगों की जगह जो है, आदिवासी लोगों की जगह प्राइवेट पार्टी को नहीं देनी है, ऐसा कुछ बता। बस आ जाओ फैक्ट पढ़। It deals with rights and interest of tribal people living in scheduled areas. This case upheld the judgment in favor of tribal community by protecting their lands from illegal mining by private parties। आपको एक खास बात बताऊं, इंडिया में अगर सबसे ज्यादा कोई डिस्प्लेस्ड पर्सन है
तो वो है ट्राइबल पीपल। डिस्प्लेस कैसे सर? जैसे मान लो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, एनआरसी आया, है ना, तो जो जिनके पास आइडेंटिटी नहीं है इंडिया की, वो भी एक तरह से उनको वहां से निकाल देंगे। और जो बेचारे ट्राइबल पीपल होते हैं ना, जो जंगलों में रह रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में काथोड़ी कम्युनिटी है, जो भी एक ट्राइबल एरिया में रहते हैं, शेड्यूल एरिया में रहते हैं, जो है ना, अब वहां पे इंडस्ट्री के नाम पे कोई भी आके, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आके उनको डिस्प्लेस कर देते हैं वहां से। ठीक है, इवन दे हैव द राइट टू लिव। जैसे हमारे घर है वैसे उनके लिए तो वही तरीका है ना। तो इससे रिलेटेड ये केस, इसमें नेट में आपके 2015 में लाइन थी, ट्राइबल इंटरेस्ट फेवर्ड, मतलब ऐसा था कि ये किस केस में हेल्ड हुआ है, और वो लाइन ये थी कि ट्राइबल इंटरेस्ट फेवर्ड रूलिंग दैट फॉरेस्ट एंड ट्राइबल लैंड्स इन शेड्यूल्ड एरियाज कैन नॉट बी लीज्ड टू नॉन ट्राइबल और प्राइवेट इंडस्ट्रीज। ठीक है, आ जाओ। बस एक केस और देख लो, फिर मैं आपको, एक मिनट, पहली है क्या? हाँ, दो और देख। एक से। ठीक है। अरे ओवरवेलमिंग तो नहीं हो गया ना कि सर कितना सारा पढ़ा दिया? कुछ नहीं पढ़ाया, देखो आपको अभी बताता हूँ, सारा याद आ जाएगा आप। मेरी बात सुनो अच्छे, इधर देखो। भैया ज्यादा नहीं पढ़ाया है। सबसे पहले पहला केस कौन सा पढ़ा था अपन ने? इस वो ट्रायल ट्रेल स्मेल्टर वाला केस याद आ गया? ट्रेल स्मेल्टर का अराउंड 1940। हाँ सर, याद आ गया। ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन। वेरी गुड। सेकंड केस क्या था? सर वो रतलाम की म्युनिसिपालिटी वाला केस था। रतलाम म्युनिसिपालिटी, जो ईयर था 1980। ठीक है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कैन नॉट बी ए डिफेंस टू प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट। थर्ड केस क्या है? सर थर्ड केस था रूरल लिटिगेशन का। रूरल लिटिगेशन के अंदर का, जिसको अपन ने दून वैली के नाम से पढ़ा, कि जो चूना लाइमस्टोन क्वेरिंग की वजह से जो है वहां पे लैंडस्लाइड हो गई। ठीक है सर, इसका ईयर क्या था? 1985। ध्यान से समझना, मेरे को याद है इसलिए मैं आपको लिखा के बता रहा हूँ कि आप दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। फोर्थ केस कौन सा है? अब फिर एमसी मेहता का केस चालू हो गया था। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ईयर है इसका 1986, और पहला जो केस था वो था आपका श्री राम फूड फर्टिलाइजर का, जिसे ओलियम गैस लीक केस बोलते हैं। ओलियम गैस लीक केस। ठीक है। फिफ्थ केस कौन सा है? एमसी मेहता का ही है। शिवकाशी फायर वर्क इज हैजार्डस वर्क, 1987। ठीक है सर। सिक्स कौन सा है? एमसी मेहता का ही केस है, सिक्स भी, जिसमें अपन ने गंगा पोल्यूशन केस की बात की थी। ईयर याद रखना, ईयर भूल जाओगे सारा गड़बड़ हो जाएगा। 1988 का केस है। ठीक है सर, याद हो गया। फिर क्या पढ़ा अपन ने? फिर आगे अपन ने बाकी बहुत सारे जो केसेस है उनको पढ़ेंगे, और उनको अपन आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं। जैसे फिर अपन ने एक तो अपन ने पढ़ लिया 85, 86, 88। एक तो अपन ने एमसी मेहता का ताज येल्लोइंग का केस पढ़ लिया, ताज ट्रेपेजियम का केस, है ना? ताज ट्रेपेजियम का केस पढ़ा था ना? ये कर ये था आपके 19990 के आसपास। फिर कौन सा पड़ा सर? फिर वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम 1996 का केस पड़ा। ठीक है। और एक जो बिछड़ी विलेज का पड़ा था, इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन, 1996 का केस पड़ा। इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन, जिसमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लगाया था। नहीं नहीं, इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंटल एक्शन में पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल लगाया था, और इसमें वेलोर सिटीजन्स में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। एक मिनट चेक कर लो। हाँ, वो
एमसी मेहता 1997 है जो मैं बीच में। आप दो बार पढ़ोगे पूरा याद हो जाएगा, ये देखो। वेलोर सिटीजन्स जो है वो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, बराबर बोला। और वो वाला जो केस है इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन, वो था पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ओके, फिर अपन ने 1997 में कौन सा एमसी मेहता है? ताज ट्रिपेजियम। 1997 में कौन सा था? एमसी मेहता ताज ट्रिपेजियम। फिर कौन सा पड़ा? समंथा, जो 1997 का ही केस है, ट्राइबल पीपल को जमीन, मतलब नॉन ट्राइबल को नहीं देनी है, ठीक है सर। फिर और कौन सा केस है? फिर ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा रखा आपको। एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ का केस है। कमलनाथ जो है वो इन्वायरमेंट मंत्री थे। इन्होंने क्या किया, जंगल की जमीन जो है वो मोटेल कंपनी कंपनी वालों को दे दी कि आप यहाँ अपना बिजनेस कर लो। इसका दूसरा नाम क्या है इस केस का? बीज रिवर केस 1996 का। स्पेन मोटेल केस है। स्पेन मोटेल केस क्यों बोलते हैं? स्पेन मोटेल जो है वो एक कंपनी का नाम है, ठीक है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर कमलनाथ, इसने मोटेल कंपनी को बहुत सारी जगह लीज पे दे दी थी जंगल काट के। यहाँ से कौन सा प्रिंसिपल आया था? बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डेवलप्ड बाय दिस केस। कौन सा डॉक्ट्राइन? पब्लिक ट्रस्ट का डॉक्ट्राइन। एज पर दिस डॉक्ट्राइन, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, सी आर meant फॉर जनरल यूज एंड दे कैन नॉट बी लिमिटेड बाय प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है, हवा, पानी, नदियां, जंगल, ये सारी सभी की संपदा है, प्राइवेट ओनरशिप की तरह इसको आप नहीं दे सकते। और इनका मेन ट्रस्टी कौन है? स्टेट। स्टेट एज ट्रस्टी इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट देम। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वुड बी हैजार्डस टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ठीक है सर। अब उसके बाद में 1997 का एक और केस है जो है एस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका नाम जो अल्टरनेटिव नाम है वो अच्छे से याद रखें। श्री एमपी फार्मिंग केस 1997। सर ये क्या है श्री एमपी फार्मिंग? आ जाओ, पहले आपको श्री एमपी फार्मिंग दिखा दो क्या होती है। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये देखो वो, देखो क्या होता है। आपने प्रॉन्स सुना है? प्रॉन्स, झींगा महाराष्ट्र में खाते हैं। एक तो केकड़ा होता है, एक झींगा होता है, प्रॉन्स। ये लोग क्या करते हैं, जैसे जहाँ पानी का एरिया होता है ना, वहां पे ऐसे बैरन लैंड में एक आर्टिफिशियल लेक टाइप बना लेते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल लेक बना के, ऐसे देखो, आर्टिफिशियल लेक बनाते हैं। फिर उसमें है ना पानी डालते हैं, और पानी डाल के उसमें केमिकल्स और वो सब उस हिसाब से डालते हैं, और वहां प्रॉन्स पैदा होते हैं, झींगा, मार्केट में बेचने के लिए। फिर उसका, उससे क्या होता है, वो जो पानी है ना जो ये केमिकल वाला है, ये उसको वापस जाके उस कोस्टल एरिया में, वहां जहाँ मतलब समुद्र में, या वहां पे पास में डाल दे। उससे क्या होगा, वो पानी कंटामिनेशन हो गया, केमिकल वाला पानी समुद्र में चला गया, उससे छोटी छोटी जो मछलियां हैं वो मर जाएंगी। इसलिए जब ये प्रॉन्स की खेती करते हैं ना, तो उधर जो फिशरमैन है कोस्टल एरियाज पे, वो इनके अगेंस्ट कंप्लेन भी करते हैं कि इनके वजह से हमारा जो फिशिंग है वो खत्म हो गई, हम नेट पकड़ के बैठे रहते हैं, उतनी मछलियां आती ही नहीं है। इसलिए इसके कुछ रूल्स है कि इतने एरिया में आप प्रॉन्स की जो ये फार्मिंग है, या आप श्रीएमपी फार्मिंग जिसको बोलते हैं, वो आप नहीं करोगे ऐसे। ये देखो, इसको प्रॉन्स बोलते हैं। दिखने में ही खतरनाक, लोग महाराष्ट्र में बहुत खाते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी जो लाइन है मैं आपको दिखा दूं, एग्जाम में क्या पूछी थी। एस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट बैंड श्री एमपी फार्मिंग विद इन कोस्टल रेगुलेशन जोन, applied precautionary and polluter pays principle requiring industries to compensate for ecological damage। आप ईयर प्लीज अच्छे से याद रखना, 1997। आ जाओ, बस तीन चार केसेस हो रहे हैं, फिर खत्म हो जाएगा, फिर सीधा क्वेश्चंस करेंगे। आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने जो चीज करवाई है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब बाद में एक और 1997 का केस है, इसका बस आप नाम पढ़ लेना अच्छे से, टीएन गोदावर्मन
त्रिमुलपुट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका दूसरा नाम है फॉरेस्ट केस। सर ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्ड द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन which asserts that states hold natural resources as trustee for public। यूजीसी नेट में देखो यार, यूजीसी नेट में पूछी हुई लाइन नहीं डाली है मैंने, ऐसे नहीं डाली इसमें था कि ये लाइन किस केस में है। स्टेट इज द ट्रस्टी ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज विच आर बाय nature meant for public use and enjoyment, and the Indian legal system includes the public trust doctrine as part of its jurisprudence। ठीक है, इनके ईयर बहुत ज्यादा पूछे हैं क्रोनोलॉजी में, इसलिए प्लीज अच्छे से याद रखें। 14 के बाद में आ जाओ 15 नंबर का केस। ये तो फेमस केस है दोनों ही। तो एक तो आंध्र प्रदेश कंट्रोल बोर्ड का याद रखना, सीधा सीधा राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। यह आया था आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के केस से। ईयर है 1999। और फिर चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल, जो चर्च का नाम है, वर्सेस केकेआर मैजिस्ट्रिक। ये केस क्या है सर? ये ईयर वाइज है, देखो अब 2000 तक पहुंच चुके हैं अपन। सर इस केस में हुआ था, सुप्रीम जो चर्च का माइक है उसको बंद करने के बाद बोली थी कि ठीक है आप राइट टू रिलीजन को प्रोपोगेट करो, प्रोफेस करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करोगे। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड हाई कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग ऑथोरिटीज टू टेक एक्शन टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन कॉज्ड बाय चर्च। रिलीजियस फ्रीडम कैन नॉट इंक्रीज राइट ऑफ अदर्स टू बी नॉट टू बी डिस्टर्ब। ठीक है, अब बस दो ही केसेस बचे, आप परेशान मत हो। खत्म हो गए, बस दो ही केस बचे इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। एक तो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन का केस था 2020 का। वहां पे क्या हुआ था, वहां पे सरदार सरोवर डैम बन रही थी कंस्ट्रक्शन, उसके अगेंस्ट पीआईएल फाइल हुई थी एलेजिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड सबमर्ज ऑफ फॉरेस्ट, कि भाई इस डैम के चक्कर में लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट अलाउड द कंस्ट्रक्शन बट विथ रिहेबिलिटेशन सेफगार्ड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स बैलेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। यूजीसी नेट की लाइन क्या थी? Supreme Court held that precautionary principle has no application in this case as the gains and losses of building a big dam are predictable and certain। मैंने बताया था ना आपको, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है वो अनसर्टेनिटी में लगता है कि मे और मे नॉट बी। डैम बनाने के जो गेन्स है लॉसेस है क्या हो सकता है, उसका पूरा मायना लगा सकता है, इसलिए इसने सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वो नहीं अप्लाई किया था। ठीक है, अब एक लास्ट केस है 2002 का, एमसी मेहता का केस फिर से आ गया, लास्ट 2002, प्लीज याद रखना। दिल्ली वेहिकुलर पोल्यूशन के वेहिकुलर इसमें सीधी सीधी बात, दिल्ली में इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई जितनी भी डीजल वाली गाड़ी है ना, सबको सीएनजी में कन्वर्ट करो, डीजल नहीं चलानी। वेहिकुलर एमिशंस मेड दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। जूरिस्प्रूडेंस क्या है? सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड कन्वर्जन ऑफ ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू सीएनजी फ्यूल फेसिंग डीजल। अब यहाँ पे एक कमेटी है जिसको दो तीन बार पूछा आपके नेट में, भूरेलाल कमेटी। ये कमेटी किस चीज की है सर? भूरेलाल कमेटी वाज सेट अप टू रिव्यू द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स। डिफरेंट डिफरेंट जो फ्यूल्स यूज करते हैं उनका इन्वायरमेंट पे क्या असर होता है, उससे रिलेटेड। ठीक है, आपको याद हुआ, आई होप आपको समझ में आया है, ज्यादा केसेस नहीं लिखे हैं। ये केसेस आप याद कर लोगे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का जो एरिया है वो भी कवर हो जाएगा। और यही प्लीज इसको याद करना, बिकॉज 5 से 6 क्वेश्चन इस बार इन्वायरमेंट में आए और मेरे को बहुत मेहनत लगी है इसको रेडी। अब आ जाओ, मैं आपको लगे हाथ केसेस दिखा देता हूँ, 5 7 क्वेश्चन करा देता हूँ आपके, तो आपको यह आइडिया लग जाए कि सर ने जो पढ़ाया है वो यू अननेसेसरी नहीं पढ़ाया। ये देखो, इधर देख लो एक क्वेश्चन, तो यही हो गया। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज, क्या बताया था मैंने? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये वाला, अब भी मैंने बताया लास्ट में, लेटेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट noise pollution cannot be tolerated even if such noise was direct result of and was connected with religious activities। कौन सा था केस? चर्च वाला केस, कि ठीक है भाई चर्च का काम करो, दैट डज नॉट मीन कि आप नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करोगे। देखो ये केसेस ही केसेस है पूरे, वो ही पूछे हैं, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। अब 70 नंबर का केस देख लो,
विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज पॉपुलरली नोन एज ताज ट्रेपेजियम केस। अब आप अगर सिर्फ एमसी मेहता याद करके जाओगे ना, तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विनीत कुमार माथुर, ओखला बर्ड और एमसी मेहता, दो जगह आ गया एमसी मेहता। इसलिए ईयर याद रहना जरूरी है। इसलिए ताज ट्रेपेजियम का केस का ईयर क्या है? वो था 1997। कौन सा ईयर था? 1997। जस्ट जस्ट अ मिनट, ओके। आ जाओ। ये था ताज ट्रेपेजियम केस, ओके। अब इसके आगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई जो केसेस पूछे हैं उसके लिए तो केसेस याद करने ही पड़ेंगे, और कोई भी इलाज नहीं, है ना। और तो बहुत सारे केसेस की क्वेश्चन है, उन सबको मैं आपको दिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपको, ये देखो ये पूरा क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है। फ्रांसिस कोहली, ये, चलो ठीक है, एक मिनट, आ जाओ, इधर देखो, ये क्वेश्चन देखो। इसको मैच करना है, ठीक है सर। भाई एमसी मेहता वर्सेस कमात किस में था? पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन और प्राकृतिक संपत्ति सबकी होती है। भूरेलाल कमेटी मैंने बताया था, एमसी मेहता 2002 वाला केस का। ये किसके लिए थी? इवोल्यूशन ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ वेरियस फ्यूअल्स, ये भूरेलाल कमेटी का हो गया। ठीक है। अब उसके बाद में इंटरजनरेशनल इक्विलिटी, आपको कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था, इंटरजनरेशनल इक्विलिटी का मतलब होता है राइट ऑफ ईच जनरेशन टू बेनिफिट फ्रॉम द पास्ट जनरेशन एंड टू प्रिजर्व सच हेरिटेज फॉर फ्यूचर। तो इस हिसाब से, इसलिए मैंने बता रहा हूँ, जो जो मैंने केसेस कराए हैं वो अच्छे से रख लेना, उनसे आपका काम हो जाएगा, नहीं तो आप तकलीफ में आ जाओगे। अब ये देख लो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर इज फंडामेंटल टू लाइफ एंड ड्यूटी ऑफ स्टेट। अभी मैंने बताया था, आंध्र प्रदेश कंट्रोल बोर्ड का केस है, जिसमें बोला था राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये देखो, स्टेट इज द ट्रस्टी ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज which are by nature meant for public use and enjoyment, and the Indian legal system includes public trust doctrine as part of its jurisprudence। आंसर क्या था इसका? आंसर था टी एन गोदावर्मन वर्सेस थ्री यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस। मैंने बताया था सर, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन जो है वो एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ के केस से आया है। और ये जो बात है कि इंडियन लीगल सिस्टम इंक्लूड्स पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन एज पार्ट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, ये बाद में जो केस आया टी एन गोदावर्मन 1997 का ही, उससे डिसाइड। ठीक है। आ जाओ भाई। मैं बता रहा हूँ ना, भयंकर केसेस पूछे हुए इन्वायरमेंट में, और आपको याद करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं। ये देख लो, पूरा मिला दो, क्या है दिक्कत? कोनो दिक्कत थोड़ी है। एक बार इसमें ये दो केसेस है, उसको आगे कवर करवाएंगे, एक बार जल्दी से आगे आ जाओ, दो पांच केसेस और करा दूंगा। एनवायरमेंटल लॉ में अच्छे खासे पेसेस पूछे हैं आपके, अच्छे खासे। ये देखो, ये कर लो क्वेश्चन। नॉइज पोल्यूशन कैन नॉट बी टॉलरेटेड इवन इफ सच नॉइज वाज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी, चर्च वाला केस है। फिर ये वाला ड्यूटी टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज अप्लाइंग द डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। फिर मुरली देवड़ा का केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं, नॉन स्मोकर का केस है। ठीक है। एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ का केस पब्लिक ट्रस्ट का डॉक्ट्राइन है। ये रहा, सी के साथ फोर आ जाएगा, सी के साथ फोर। ठीक है। एंड पे कंपनसेशन फॉर, अब ये बच गया तो इसके साथ एस जगन्नाथ ही आएगा। ठीक है। अब मैंने लास्ट में ये आपको पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल नहीं लगाया, हैज नो एप्लीकेबिलिटी इन दिस केस।
कौन सा केस था? नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप ईयर याद नहीं रखोगे ना, चीजें नहीं होगी। Supreme Court constituted Bhurelal Committee to examine and report the low sulfur diesel as clean fuel to be used by vehicles। मैंने क्या बताया था, कौन से केस में है? ना तो कमल, अब जैसे इसने ईयर नहीं दिया पर यहाँ पे कमलनाथ दे दिया, बीएल दे दिया। प्रॉपर जो यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ईयर क्या था? सर ईयर था 2002। उस केस में भूरेलाल कमेटी से, ठीक है। आई होप आपको मजा आया, आप अभी तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में सिर्फ 15 से 20 मिनट की चीजें बची हैं जो कि मैंने सोचा कि मैं अलग से कवर करा दूंगा। जो मिसलेनियस में एक्चुअली क्या है आपके, मतलब जो एनजीटी एक्ट है ना और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको पूरा डेप्थ में नहीं पढ़ना आपको, पर चैप्टराइजेशन पढ़ना है कि अच्छा सर इतने चैप्टर है, यहाँ पे ये इंडेक्स है, क्योंकि उसके 8-10 क्वेश्चन बाकी, ठीक है। सो आई होप आपको सारे केसेस समझ में आए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप विजन लो क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी इतने समय से। हम आपने मेरा टाइम दिया, रात के अराउंड ऑलमोस्ट 12 बजने को आए हैं। एंड चैनल को लाइक करना न भूले। सी यू ऑल। आपके जो क्वेश्चन है, मैंने ये आपको क्वेश्चन दिखाई, ये सारे टेस्ट सीरीज में भी अपलोड है, वहां से आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। चैनल को जरूर शेयर करना। नेक्स्ट सिर्फ 15-20 मिनट का एक लेक्चर बचा है छोटा सा, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, उससे आपका पूरा इन्वायरमेंट लो कवर हो जाएगा, उसके बाद में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक।